लेक्चर नंबर क्या है? 20। तो कल जो है वो हमने फोर्स या ड्यू टू वॉल्यूम और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर एंड किया था। आज हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करना है। तो कल हमने एक टर्म पढ़ी थी पॉइंट चार्ज, ठीक है। और पॉइंट चार्ज जो है ये मैंने आपको बताया था कि स्पेस के अंदर अगर बहुत फासले यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कोई चार्ज पड़ा हो तो उसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो अब अगर किसी जगह पे पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है तो चार्ज बेसिकली जिस जगह पर होगा वहाँ पर उस चार्ज की सराउंडिंग में कोई फील्ड जो है उसका प्रेजेंट होना लाजमी है। उसकी वजह यह है कि जब आप ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी में भी आप ये कहते हैं कि जिस जगह पर मास पड़ा हुआ है, ठीक है, मटेरियल जिसको कहते हैं मास, तो उस जगह पर उसकी सराउंडिंग में फील्ड होगी, ठीक है। और वो फील्ड कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जितने भी मास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है। यानी कि अब हम यहाँ पर हम सब के दरमियान में ग्रेविटी मौजूद है, इसीलिए ये सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे मास की सराउंडिंग के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, कोई पॉइंट चार्ज जो है वो अगर किसी जगह पर स्पेस के अंदर पड़ा हुआ है तो उसकी सराउंडिंग में एक फील्ड होगी जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज। या आप सिंपल डेफिनेशन जो है इसकी पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में, जब सेकंड ईयर के अंदर वो आप पढ़ना चाहिए कि फोर्स पर यूनिट चार्ज किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर पॉइंट चार्ज की वजह से जितनी फोर्स लग रही है वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो कैसे चेक करते हैं? उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप टेस्ट चार्ज या उस पॉइंट चार्ज के पास लेके जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जब दो चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं और उनके दरमियान कोई डिस्टेंस प्रेजेंट हो तो उनके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एग्जिस्ट करती है, डिपेंडिंग अपॉन दिस के वो लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है। तो कल जो हमने लास्ट टाइम जो इक्वेशन लिखी थी एफ क्यू की, ये वाली, ठीक है, ये थी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल V r माइनस आर प्राइम डिवाइडेड बाई r माइनस आर प्राइम की क्यूब और रो ऑफ r प्राइम dv प्राइम प्लस सरफेस इंटीग्रल r माइनस आर प्राइम का क्यूब सिग्मा ऑफ r प्राइम dA प्राइम। यह आपने कल इक्वेशन जो है इसको राइट डाउन किया था एंड पे, जो हमने वॉल्यूम और सरफेस चार्ज की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स कैलकुलेट की थी किसी पॉइंट चार्ज Q के ऊपर। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इधर इस इक्वेशन को नाम दे दूँ 1 का, कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है, तो इन एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 का एक्सप्रेशन है, फ्रॉम इट
वी कैन सी, तो इससे हम ये देख सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम देखें कि दैट द फोर्स ऑन चार्ज क्यू, कि जो फोर्स लग रही है चार्ज क्यू के ऊपर, ये क्या है, ये फोर्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं चार्ज क्यू के ऊपर। किस चार्ज क्यू के ऊपर? पॉइंट चार्ज क्यू जो है उसके ऊपर इस फोर्स को कैलकुलेट कर रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्यू के। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है जी, ये आप देख लें, एफ क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ये बाकी तो ये कांस्टेंट है बीच में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो भी है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वेशन हमें इस तरफ लीड करती है कि यहाँ पर कोई वेक्टर फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, कोई फील्ड जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज अगर आप एक्सप्रेशन लेते हैं तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो दिस ऑब्जर्वेशन लीड्स us to introduce the vector field। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसकी मदद से हम वेक्टर फील्ड जो है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। यानी कि ये फोर्स F जो Q के ऊपर लग रही है, क्योंकि ये फोर्स F जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है पॉइंट चार्ज से। द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंडिपेंडेंट है चार्ज क्यू से। उसकी वजह यह है कि चार्ज क्यू की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उधर आप टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो उसके ऊपर उस चार्ज का, तो क्यू से तो इंडिपेंडेंट हुआ क्योंकि क्यू की सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेमली फोर्स पर यूनिट चार्ज। बेसिकली क्या है? ये फोर्स है पर यूनिट चार्ज। तो अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पॉइंट के ऊपर डिफाइन करना है तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट is defined as the limit। ठीक है, इसको आप डिफाइन करते हैं ऑफ फॉलोइंग रेशो। E is equal to limit Q goes to 0 F of Q over Q। इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 का नाम जो है वो दे दें। व्हाट इज दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि वो फोर्स के जो किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है वो एग्जर्ट हो रही है, ये वो वाली फोर्स है। द फोर्स on the test charge
इज़ प्रोड्यूस्ड। अब फोर्स, इस चार्ज की वजह से फोर्स जो है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर प्रोड्यूस होगी एट ए पॉइंट ड्यू टू सम सोर्स, किसी सोर्स की वजह से। अब वो सोर्स क्या हो सकती है? वो सोर्स जो है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, या एन पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं, या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, या वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एन पॉइंट चार्जेस सेक्टर। ठीक है, यहाँ तो वो एन नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस आपके पास होंगे, या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी फाइंड करते हैं तो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ये आपने EMT के अंदर, जब EMT 1 का कोर्स आपने पढ़ा था तो उसके अंदर आपने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देखी थी। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास लाइन भी थी, सरफेस भी थी और वॉल्यूम भी थी, वो सारी कैलकुलेट करके थी। तो ये अब यहाँ पर ये जो फोर्स लग रही है, ठीक है, ये जो FQ फोर्स है ये किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो सकती है। ठीक है, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सराउंड, वो चाहे वो लाइन के लॉन्ग हो, चाहे वो सरफेस के लॉन्ग हो, चाहे वो वॉल्यूम के लॉन्ग हो, तो उसकी वजह जिधर भी चार्ज पड़ा हुआ है, जिस भी फॉर्म की डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको प्रोड्यूस करेगा, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको जनरेट करेगा। ठीक होगी जी बात? तो ये लिमिट जो है this limit is being taken as the magnitude of test. Of test charge goes to 0। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिमिट Q goes to 0। Q 0 तो नहीं होगा लेकिन goes to 0, क्योंकि अगर Q को, यानी Q goes to 0 का मतलब है कि बहुत स्मॉल है। ठीक है, जो आपका पॉइंट चार्ज है उसके इन्फ्लुएंस के मुकाबले में ये इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये बेसिकली फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, अगर आप रिकॉल करें इस चीज़ को कि सपोज करें कि हमारे पास ये एक चार्ज, पॉइंट चार्ज Q जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसकी सराउंडिंग के अंदर फील्ड है। ज़ाहिर बात है, जिस जगह पर चार्ज पड़ा हुआ है वहाँ पे फील्ड है, वेक्टर फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इधर आप एक चार्ज Q0 लेके आते हैं जो कि R डिस्टेंस के ऊपर है, तो एक्चुअली अब ये चार्ज जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो फोर्स इसके फील्ड की है। इस चार्ज की सराउंडिंग में फील्ड है। जब तक हम टेस्ट चार्ज को नहीं लेके आएंगे हमें नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे फील्ड है। टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो जब इस पर फोर्स लगेगी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फील्ड है। ठीक है, ये चार्ज जो है, ये पॉइंट चार्ज Q जो है, ये स्पेस के अंदर एक फील्ड जनरेट जो है वो कर रहा है। तो ये जो अब हमारे पास लिमिटिंग फोर्सेस हैं, द लिमिटिंग फोर्सेस
is included in the definition of the इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसको आपने जो है वो इंक्लूड किया हुआ है किसमें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है, टू इंश्योर दैट द टेस्ट चार्ज, ये इंश्योर करने के लिए कि जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज कौन सा है जिसके ऊपर आप पॉइंट चार्ज के इफेक्ट को देखते हैं, ये इंश्योर करने के लिए जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है डज नॉट इफेक्ट द सोर्सेज दैट प्रोड्यूसेस द फील्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, तो जो लिमिटिंग फोर्सेस हैं, अब ऑब्वियसली ये जो यहाँ पर है ये फोर्स लिमिटिंग है, क्योंकि आपने यहाँ पर लिमिट लगाई हुई है कि Q गोज़ टू 0, तो लिमिटिंग फोर्स होगी फिर। तो ये लिमिटिंग फोर्स जो आपने इंक्लूड की है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के अंदर, इससे जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, वो टेस्ट चार्ज जो है वो Q0 इस Q के लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए, वो टेस्ट चार्ज के लिए नहीं है जिसके ऊपर के आप फोर्स का इफेक्ट जो है वो देख रहे हैं। अब आप सपोज करें कि लेट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये सपोज करें कि आपके पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस कंसिस्ट ऑफ n चार्जेस, जो कि n चार्जेस जो हैं उन पर मुश्तमिल है, यानी कि n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn तक। ठीक है, ये आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं जो n तक जो है वो जा रहे हैं, और ये किन पॉइंट्स के ऊपर हैं, एट पॉइंट्स R1 R2 R3 सो ऑन Rn, n पॉइंट्स के तक ये चार्जेस जो हैं ये आपके पास मौजूद हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, n नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, सिस्टम क्या है आपका, n नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं जो इन डिस्टेंसेस के ऊपर पड़े हुए हैं, R1 R2 R3 अप टू Rn तक, इनका फासला है इन चार्जेस का। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास चार्जेस हैं ये जो पड़े हुए हैं, इनके अंदर जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, और आपके पास जो वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ चार्ज स्पेसिफाइड या डिस्क्राइब्ड, यानी कि जिसको शो किया जाता है, बयान किया जाता है बाय द चार्ज डेंसिटी रो ऑफ आर प्राइम। ये कल जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ी तो आपको पता वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो रो ऑफ आर के बराबर होती है इन वॉल्यूम वी के अंदर। ठीक है, और
and a distribution of सरफेस चार्ज, ठीक है, वॉल्यूम और सरफेस दोनों, विद डेंसिटी सिग्मा ऑफ आर प्राइम, जिसकी डेंसिटी जो है वो सिग्मा आर प्राइम है ऑन सरफेस एस, बाउंडिंग द वॉल्यूम वी। ठीक है, जो कि बाउंड सरफेस है, सरफेस के अंदर वॉल्यूम है जिसको वो बाउंड कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं, आपने पीछे जो पढ़ा था उसके अंदर एक चार्ज की बात की थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चार्ज नहीं रहा, यहाँ पर चार्जेस कितने हो गए हैं, n हो गए हैं, और उन n चार्जेस के लिए आपके पास एक सरफेस है, उस सरफेस के अंदर वॉल्यूम है। ठीक है, और वहाँ पर n चार्जेस जो हैं वो मौजूद हैं मुख्तलिफ डिस्टेंसेस R1 R2 R3 अप टू Rn तक। तो अब जो है वो हम एक फिगर जो है उसको ड्रा करते हैं यहाँ पर। तो अगर आप वो फिगर देखें तो उसी तरह ये हमारे पास एक वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, इसको इधर से इधर मिला दें, यहाँ से ये चार्ज Q है और इसको इसके साथ मिला दें, ये वेक्टर R है, ये वेक्टर R प्राइम है, और ये आर्बिट्रेरी शेप की सरफेस S है। ठीक है जी, जिसके अंदर मुख्तलिफ चार्जेस पड़े हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn। ठीक है, ये मुख्तलिफ चार्जेस जो हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब जो टेस्ट चार्ज Q है वो आपके पास लोकेटेड है किसी पॉइंट O के ऊपर, और वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। ठीक है, तो इफ़ अ टेस्ट चार्ज Q इज लोकेटेड एट, ये टेस्ट चार्ज पर इसको पॉइंट D कह लेते हैं, इसको पॉइंट O कह लेते हैं, इसको पॉइंट A कह लेते हैं, इज लोकेटेड एट पॉइंट D। ये एक टेस्ट चार्ज है जो पॉइंट D के ऊपर लोकेटेड है, एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है विच इज़ गिवन एज। अब जारी बात है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये किन की वजह से कर रहा है, ये टेस्ट चार्ज इन सारे चार्जेस की वजह से, ये जितने Q1 Q2 Q3 Q4 इसके अंदर पड़े हुए हैं, इन सब चार्जेस की वजह से ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अब ये जो फोर्स आपके पास आएगी, अब जारी बात है यहाँ पे सरफेस है, सरफेस के अंदर वॉल्यूम है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन भी है और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I1 to N Q of I R माइनस R प्राइम
डिवाइड बाई आर माइनस आर प्राइम का क्यूब आई आई, क्योंकि हमने I1 to N तक जो है वो समेशन ली हुई है, प्लस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल आर माइनस आर प्राइम का क्यूब रो ऑफ आर प्राइम और डी वी प्राइम। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल, प्लस फिर Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल R माइनस आर प्राइम का क्यूब सिग्मा ऑफ आर प्राइम डी ए प्राइम। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसको आप कह देंगे कि ये कोई इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है जी, अब ये पहले आपने वो जो इक्वेशन लिखी थी उसमें n चार्जेस नहीं थे, वो एक चार्ज की वजह से थी और एक टेस्ट चार्ज था। यहाँ पर अब जो है ये n चार्जेस हैं, इनकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और एक टेस्ट चार्ज आपके पास क्यू है जिसके ऊपर आप इफेक्ट जो है वो इसका उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। नो, अब इसी इक्वेशन को जो है आप मज़ीद सिंपलीफाई अगर करें तो यहाँ से ये Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कॉमन जो है वो निकल आएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि F ओवर Q इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट शुरू समेशन I1 to N Q ऑफ I R माइनस R ऑफ I प्राइम R माइनस R I प्राइम का क्यूब। ठीक है, और प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल R माइनस R प्राइम का क्यूब रो ऑफ R प्राइम डी वी प्राइम प्लस सरफेस इंटीग्रल R माइनस R प्राइम का क्यूब सिग्मा ऑफ R प्राइम डी ए प्राइम और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल और n के साथ टर्में जो हैं वो आ गई। अब आप देखें कि ये F ओवर Q फोर्स पर यूनिट चार्ज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट शुरू समेशन I1 to N Q ऑफ I R माइनस R प्राइम I डिवाइड बाई R माइनस R I प्राइम का क्यूब प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल R माइनस R प्राइम
डिवाइड बाई आर माइनस आर प्राइम का क्यूब रो ऑफ आर प्राइम डी वी प्राइम प्लस सरफेस इंटीग्रल आर माइनस आर प्राइम का क्यूब सिग्मा ऑफ आर प्राइम डी ए प्राइम और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन निकल आया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, यानी कि जो n चार्जेस का सिस्टम था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकला है वो ये वाला आपके पास निकला है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड E, अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E है एट आर डिस्टेंस पर इज द लिमिट ऑफ रेशो ऑफ फोर्स टू टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज ही है ना, तो फिर रेशो हुई किसकी, फोर्स और चार्ज की, यानी कि फोर्स और चार्ज की जो रेशो है बेसिकली दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। अब इसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है लाइंस ऑफ फोर्सेस का। ठीक है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट आपने बड़ी डिटेल के साथ इसको पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर के अंदर। मैं भाई यहाँ पर थोड़ा सा बस इसको बताऊँगा और फिर आगे हम तो लाइंस ऑफ फोर्स, जो माइकल फैराडे था, बड़ा फेमस साइंटिस्ट है जिसकी मैक्सवेल इक्वेशंस भी हैं, इसने फर्स्ट टाइम जो है वो लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, तो माइकल फैराडे introduced the concept of lines of forces। अब लाइन ऑफ फोर्स का ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि आपने पेज के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो पेज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो लाइंस जो ड्रा कर देते हैं पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से। ठीक है, उन लाइंस के ज़रिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइन ऑफ फोर्स बेसिकली क्या है, अ लाइन ऑफ फोर्स इज़ ए इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स जो है बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है ड्रॉन इन सच अ वे, मतलब ये इस तरह ड्रा की जाती है दैट इट्स डायरेक्शन at any point is the direction of
of electric field E at that point. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन है उस पॉइंट के ऊपर, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि जी ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं ये जा रही, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्सेस इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, यानी कि एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, एक चार्ज ये पड़ा है, तो ये फोर्सेस लाइंस यूं निकलेंगी आउटवर्ड, यहाँ से भी ऐसे आउटवर्ड, तो इनके दरमियान में कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, क्योंकि ये रिपेल कर रही हैं, तो जो रीजन इनके दरमियान में है वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी ये, तो यहाँ पर E जो है दैट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इनको हम कहते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अब हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको अब हमने ज़रा कैलकुलेट करके देखना है, यानी कि पॉइंट चार्ज जिस जगह पर पड़ा हुआ है उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, उसका एक्सप्रेशन जो है उसको कैलकुलेट करके हमने देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। आप सपोज करें कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज Q है जो कि प्लेस्ड है एट ओरिजिन O या किसी पॉइंट O के ऊपर। कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q is placed at point O, ठीक है। एक पॉइंट हुआ है उसके ऊपर एक चार्ज पड़ा हुआ है, ये हम इसकी फिगर बनाते हैं। ये चार्ज है Q, ये पॉइंट O के ऊपर पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये यहाँ पर R यूनिट वेक्टर है, और ये पॉइंट P है, और ये इसके दरमियान डिस्टेंस R है। ये फिगर क्या है? फिगर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट चार्ज की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए एट पॉइंट P अ टेस्ट चार्ज Q0, तो एक टेस्ट चार्ज Q0 जो है, अब जाहिर बात है टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे उस जगह पर तो आपको पता चलेगा, इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, उसको इस पॉइंट के ऊपर प्लेस कर दें। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं इस Q की वजह से कितनी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो उस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट P के ऊपर Q0 को प्लेस कर दें। इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज Q at a distance R from O। अब ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर ये और ये चार्ज, इनके दरमियान फोर्स होगी। लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्जेस हम उस बहस में नहीं पढ़ रहे, लेकिन बहरहाल इनके दरमियान में फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, अगर आप इसके ऊपर आप कूलम लॉ जो है उसको लगा दें, तो जो फोर्स Q लगा रहा है Q0 के ऊपर, वो होगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ओवर R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। इसको आप कह लें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस पॉइंट P के ऊपर है, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P के ऊपर, वो क्या है, दैट इज E इज इक्वल टू F ओवर Q0। तो इसको इक्वेशन 2 कह दें और इसमें F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ओवर R स्क्वायर 1/Q0। Q0 से कट जाएगा और E जो है ये आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P, ये वाली इक्वेशन, इसको कह दें दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं ड्यू टू ग्रुप ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस।
ठीक है, जो ग्रुप है आपका n नंबर ऑफ चार्जेस, तो n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, उनकी वजह से पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है n नंबर ऑफ चार्जेस की, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि E लेंगे आप, और हर चार्ज की वजह से E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू सो ऑन En इज इक्वल टू समेशन I1 टू N E ऑफ I। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने क्या किया कि हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट E ऑफ I ड्यू टू ईच चार्ज। E ऑफ I हर, अब I क्या है वो 1 से n तक जा रहा है, ठीक है, एट ए गिवन पॉइंट जो गिवन पॉइंट है उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर उसको EI को मुख्तलिफ चार्जेस की बात। अब आप क्या करेंगे कि रिजल्टेंट फील्ड को फाइंड करने के लिए दूसरे नंबर पर टू फाइंड रिजल्टेंट फील्ड E। अब जारी बात है कि ये रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो फिर एट पॉइंट P या किसी पॉइंट पर, एट पॉइंट at that point add all these separately। तो इन सब को ऐड करें। आप देखिए इनको सब को आपने ऐड किया है सेपरेटली। कैलकुलेटेड fields vectorally। ये सारे वेक्टर्स ही हैं ना, तो इन सब को आपने क्या किया, आपने ऐड कर दिया, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो लगा दिया। तो ये बेसिकली ये इक्वेशन जो है इसको नाम दे दें 4। इक्वेशन 4 जो है दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इक्वेशन 4 इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन है किसकी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। अच्छा, और अगर हम इसको यानी कि इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को स्टेट करें तो इट इज स्टेटेड दैट at given point the electric field due to separate charges distribution simply add up or superimpose
इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो यो इन सब फील्ड्स को आप सिंपली अडॉप्ट करेंगे और जब ये अडॉप्ट होंगे तो ये सुपर इम्पोज होंगे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अलग अलग, क्योंकि एडिशन हो रही है। हर रे की वजह से अलग अलग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास आएगी। ठीक है, तो इस तरह आप एक पॉइंट चार्ज या n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने ये दोनों तरीक़ों से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पॉइंट चार्ज के लिए है, ठीक है, इसी का E1 E2 E3 लेकर इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास n चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल आएगी। ये क्या है बेसिकली, दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इसमें E1 की वैल्यू कितनी होगी, Q1 ओवर R स्क्वायर 1, E2 की वैल्यू Q2 ओवर R स्क्वायर 2, सारे ऐड कर दें, आपके पास एक रिजल्टेंट फील्ड जो है वो निकल आएगा।